हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. फाइन, लेट्स प्ले केमिस्ट्री. आज ना हम थर्ड हेडिंग हमारा स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे पहले हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ मास स्टडी किया, इन टर्म्स ऑफ नंबर स्टडी किया. उसका जूम मीटिंग में हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी किया है ना. तो मोल इन टर्म्स ऑफ जो हमारा मास था वो तो बहुत इजी कंसेप्ट है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है. एक तो आपके पहले 118 एलिमेंट्स होते हैं, वो 118 एलिमेंट्स के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, सोडियम, पोटेशियम, आर्गन एंड देन पोटेशियम, कैल्शियम. फिर देन 30 तक हमने मेन किए थे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक. ठीक है, तो ये 30 एलिमेंट्स के हमने मासेस को देखा था. जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4 है ना, फिर लिथियम 7 करके, और ऐसे ही आयरन 56 है ना. तो ये मासेस हमें गिवन भी होते हैं, लेकिन 1 to 20 हमें लर्न करने होते हैं. तो जो भी इन एलिमेंट्स के अपने मासेस हैं, अगर हम उसको AMU में लेते हैं या उसको म्यू में लिखते हैं तो वह 1 एटम का मास होता है. ठीक है, लेकिन अगर उसी को हम ग्राम्स में लिख लेते हैं तो इसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं. जो ग्राम्स में मास लेते हैं हम, जैसे आयरन का हमने 56 ले लिया ग्राम्स, सोडियम का 23 ग्राम ले लिया, तो ये उनका 1 मोल बन जाता है. फिर इनको हमने मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी कंपाउंड, जिसको हमने कहा था जितने भी हमारे केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री वाइज हम जितने भी केमिकल्स हैं उनको क्या बोलते हैं? एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अदरवाइज कंपाउंड, मॉलिक्यूल, सॉल्ट्स आप कर सकते हो. मतलब कोई भी यूनिट, चाहे वो CO2 है, चाहे वाटर है, चाहे NaCl है, चाहे ग्लूकोज C6H12O6 है, सुक्रोज C12H2211 है, यूरिया NH2CO2 है, कॉपर सल्फेट .5H2O है, वॉशिंग सोडा Na2CO3 .10H2 है, बेकिंग सोडा हमारा NaHCO3 है. ऐसे हमारे बहुत सारे केमिकल्स हैं. अब उनका अगर हम मासेस लेते हैं, जैसे Na2CO3 मान लो लिया तो 23 × 2 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 3 है ना, तो ये 106 हो जाता है. .10 वाटर करना है तो 18 × 10 180 हो ऐड हो जाता है. तो जब भी आप इनके मासेस, किसी भी यूनिट जो भी आपको प्रेजेंटेड होती है, जब उसके मासेस लेते हो तो उसको हम 1 मोल कहते हैं, उस यूनिट का मास. उस यूनिट में आपको एक इंडिविजुअल मासेस देखने होते हैं. जैसे आपने NaCl लिया तो इसमें सोडियम तो 23 है, क्लोरीन 35.5 है, टोटल 58.5 है एक मोल में. अब 2 मोल है तो सोडियम उसमें 46 हो जाएगा, क्लोरीन 35.5 × 2 71 हो जाएगा, और टोटल 58.5 का डबल हो जाएगा. ऐसे 10 मोल्स है तो उसके अकॉर्डिंगली. तो मास को ऑपरेट करना इट्स नॉट ए प्रॉब्लम, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो. इतना हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होता है कि हम मासेस ले लेते हैं, जैसे जिसको हमने मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. मॉलिक्यूलर तो मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं. जो सॉल्ट्स होते हैं केमिकली हम वैसे 2 तरह से रीड करते हैं. एक तो रीड करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक सिंपल फॉर्मूला बोलते हैं. सॉल्ट्स के लिए फॉर्मूला यूज होता है. जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो तो इसको आप फॉर्मूला मास कहते हो, राइट. जैसे आप वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल है तो आप कहोगे मॉलिक्यूलर मास. C6H12O6 इसको मॉलिक्यूल रीड करते हैं तो आप कहते हो मॉलिक्यूलर मास. सॉल्ट्स के लिए वही चीज है, सेम चीज. तो कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास आ गया CaCO3, तो आप क्या बोलते हो उसको? CaCO3 का फॉर्मूला मास या यूनिट मास कहते हो. ठीक है, ये CaCO3 का 1 मोल में क्या है? कैल्शियम अगर देखते हो तो 40 है, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 × 3 48 है, टोटल आपका 100 ग्राम हो जाता है. तो आप इंडिविजुअल भी 1 मोल में देखते हो, टोटल भी देखते हो. ये तो हमारा मास का कॉन्सेप्ट था, जो इजी है, उसमें ज्यादा टेंशन नहीं होता. फिर हम नंबर्स पे आए थे. जो नंबर्स में हमारा था, जैसे अब हमारे पास CaCO3 है तो हमारे पास, अगर हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है, तो एक यूनिट में कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है. लेकिन अगर आपके पास 1 मोल है, राइट, तो 1 मोल के अंदर हमारे पास हर चीज क्या है? एवोगैड्रो. ये कैसे है? इसका नंबर बाद में आएगा. अभी उसका एक एक्सपेरिमेंट आएगा कि ये नंबर 6.022 10⁻23 ही क्यों है, और कोई नंबर क्यों नहीं है. तो वो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे इस चीज को. और इसका एक प्रैक्टिकल होता है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वहां से ये नंबर बना हुआ है. तो अभी 1 मोल जब हम देखते हैं तो उसका नंबर जो है वो पहले तो एवोगैड्रो, जिसको हम Na या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स होता है. अगर सब्सटेंस की स्टेट एटॉमिक है, लाइक 118 एलिमेंट्स है, तो आप एटम्स की बात कर देते हो. अदरवाइज उसको मॉलिक्यूल्स या फॉर्मूला यूनिट्स बोल देते हो. तो 3 तरह से ही आपको देखना होता है. जैसे हाइड्रोजन है तो एटम है, तो आप 1 मोल में क्या कहते हो? 6.022 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स. फिर H2 हो गया तो आप कहते हो H2 क्या है? 1 मोल में 6.022 10⁻23 H2 के मॉलिक्यूल्स.
हाँ, उसमें अगर एटम देखना हो तो फिर 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हो जाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो हाइड्रोजन एटम्स। इसी तरह से हम मॉलिक्यूल, ये तो 2 का था, फिर जैसे मान लो P4 है तो 1 मोल के अंदर आपके पास P4 में क्या चीज है, फास्फोरस के अंदर 6.022 × 10⁻23 P4 के मॉलिक्यूल्स। अगर आप इसको एटम्स में देखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 मोल इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 6.022 × 10⁻23 फास्फोरस के एटम्स। इसी तरह से हमने बाकी में प्रोसीड करना है। अब हमारा मॉलिक्यूल कैसा भी हो सकता है, लाइक यू हैव H2SO4, ठीक है, तो H2SO, ये सब पिछला मैं रिवाइंड करा रहा हूं। जैसे H2SO4 है तो 1 मोल में आपके पास 6.022 × 10⁻23 H2SO4 की यूनिट्स हैं या फॉर्मुलेज हैं। अगर उसमें हाइड्रोजन करना है तो 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो हो जाएगा, सल्फर करना है तो 1 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा तो 4 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो। ये 1 मोल में आपको ध्यान रखना है। फिर आपको जितना मोल प्रोवाइडेड होता है उसमें आपकी कैलकुलेशंस चलती है, वो आपका न्यूमेरिकल होता है। तो आपने नंबर में भी बिल्कुल इजीली देख लिया था, जूम मीटिंग में भी थोड़ा सा उसको रीड किया था, फिर भी आपको कोई डाउट आता तो बताना। तो ये नंबर्स में था। फिर नंबर्स में आपको ये भी बताया गया था कि कभी एटम्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे भी जाना पड़ सकता है। जैसे कार्बन है तो उसके अंदर 6 एटॉमिक नंबर है तो उसके अंदर 6 ही प्रोटॉन्स है, 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। अगर वो 12 कार्बन वाला है, 6 कार्बन 12 वाला आइसोटोप है तो उसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स है, 14 वाला है तो 8 न्यूट्रॉन्स है। ये एक कार्बन के अंदर है। अगर आपको 1 मोल कार्बन दिया जाता है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स उसमें 1 मोल कार्बन में कितने हो जाएंगे, 6 × 6.022 × 10⁻23, वो फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर जैसे CO2 है, मान लो आपके से कोई पूछे CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आपको बताया गया था नंबर में, तो CO2 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8 + 8, तो इसके अंदर एक CO2 में 22 इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे उसमें 22 प्रोटॉन्स है, 22 न्यूट्रॉन्स है, अगर नॉर्मल आइसोटॉप्स है अगर हमारे तो हम क्या करते हैं, 1 मोल CO2 में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 22 × 6.022 × 10⁻23। इसी तरह से ऑक्सीजन आपके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, द सेम वे, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, द सेम वे। तो ये आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पे भी जा सकते हो। फिर केटाइंस जैसे आप मान लो Na+ है आपके पास, तो Na+ में आपको सोडियम के पास हमारे पास प्रोटॉन्स तो 11 है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर Na+ में कितने हो गए आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 मोल Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 × 6.022 × 10⁻23। इस तरह से हम करते रहते हैं। जैसे अब आपके पास एक नंबर हो, मान लो अमोनियम आयन है, से NH4+, फ्यूचर में आपको इसके मासेस भी दिए जाएंगे, अभी आपको मोल से रिलेट करना है। तो 1 मोल में अगर आपसे कोई इलेक्ट्रॉन पूछे तो नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन के अंदर 1 होते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, एक इसका चार्ज कम कर देना हमने ऐसे, ठीक है। तो 7 + 4 11 - 1, ये 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 मोल में कितना हो जाएगा, 10 × 6.022 × 10⁻23, लाइक दिस वन। तो ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। इसी तरह से अब जैसे अब 1 मोल आप लेते हो, 1 मोल इसको मास की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नंबर में भी लिख सकते हैं हम, अलग अलग तरह के नंबर्स। मास में अगर करो तो इसका 14 + 4 आपके पास 18 ग्राम्स हो जाता है। अमोनियम आयन का अगर मास करो तो ये 18 AMU है, एक अमोनियम आयन का। इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है तो इसका 18 AMU कह सकते हैं, ग्राम्स में ये कह सकते हैं, इसको हम 1 मोल रीड करते हैं। तो ये 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास हो गया, ठीक है। अगर 1 मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर इसी का देखना है आयन का, तो आपको नंबर कितने हैं टोटल। अगर आपसे एटम पूछे तो 1 + 4 आप ऐसे कर दोगे, 5 × 6.022 × 10⁻23 टोटल एटम्स, राइट। और पहले तो आपके पास 6.022 × 10⁻23 अमोनियम आयंस हैं, राइट। फिर 1 × एवोगैड्रो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स है, 4 × एवोगैड्रो नंबर ऑफ इसमें हाइड्रोजन एटम्स है। ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल सकते हो। प्रोटॉन चाहिए आपको तो इसके ऐसे कर दोगे, 7 + 4, इसमें प्रोटॉन प्लस से प्रोटॉन चेंज नहीं होता, तो 11 × 6.022 10⁻23 इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स। तो ये आप मास और नंबर में ऐसे स्प्लिट कर सकते हो, ऐसे हर एक स्पीशीज को कर सकते हैं। अभी वो उसके हम प्रैक्टिस सेशंस भी लेंगे, ठीक है। आज का जो मेन हमारा है, अब थर्ड कंसेप्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा मोल इन टर्म्स ऑफ गैस है। आज थोड़ा सा ना हम हाफ एन आवर गैस के बारे में इसको समझने की कोशिश करेंगे, मोल को इन टर्म्स ऑफ गैस, या वॉल्यूम ऑफ गैस को मोल से रिलेट हमने करना है, ठीक है। अब जैसे आपको पहले बताया था डेफिनेशन, अब ना पहले तो हम इसके लिए हमें गैसेस को समझना जरूरी है। पहले हम गैसेस को रीड करते हैं, ठीक है। जो हमारे गैसेस मॉलिक्यूल है ना, वो ज्यादातर हमारे नॉन मेटल एटम से आते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर नॉन मेटल एटम सिर्फ 18 है, 18 to 20,
जैसे 118 एलिमेंट्स है तो 95 के करीब तो हमारे मेटल्स हैं, राइट, 4-5 हमारे मेटलाइड्स हैं, तो आप लगा लो जो बाकी 18 के करीब हो गए ना, 100 प्लस के बाद 18 के करीब के नॉन मेटल्स हैं। ये हमारे ज्यादातर गैसियस मॉलिक्यूल्स की क्रिएशन करते हैं, ठीक है। अब जो गैसेस होती हैं वो हमारी इस तरह से रहती हैं, मोनोएटॉमिक गैसेस, ठीक है, फिर सेकंड रहती है डायटॉमिक गैसेस, फिर रहती है पॉलीएटॉमिक गैसेस, पॉलीएटॉमिक गैसेस, राइट। अब मोनोएटॉमिक गैसेस क्या होती हैं? जो आपके सिंगल एटम से बनती है। डायटॉमिक गैसेस वो होती हैं जो 2 एटम से बनती है। पॉलीएटॉमिक गैसेस आपकी क्या होती है? जो 2 से ज्यादा होती है, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो सकते हैं उसमें एटम, ठीक है। मोनोएटॉमिक गैसेस जो होती है ना, वो हमारी ये होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। ये हमारी मोनोएटॉमिक गैसेस होती है, ठीक है। गैसेस के नीचे हम जी लिख देते हैं। ये रेडॉन जो होता है वो आपको वैसे रेडियो एक्टिव गैस होती है। आज गैसेस की आपको छोटी छोटी कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये मोनोएटॉमिक गैसेस है। फिर हमारे पास जैसे डायटॉमिक गैसेस होते हैं। डायटॉमिक गैसेस आपकी ऐसी होती है, हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन गैस होगी आपके पास, ठीक है, गैसेस की फॉर्म में ऐसे आप जी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर नाइट्रोजन के बाद आपकी ऐसे होगी फ्लोरीन गैस हो गई, ठीक है, क्लोरीन गैस हो गई। ब्रोमीन वैसे लिक्विड होती है, आयोडीन आपका सॉलिड होता है, तो फ्लोरीन क्लोरीन गैसेस है, ध्यान रखना। ये भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा चीजें, अगर आपको पता है तो ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती है। एक ना आपको गैस में और वेपर्स में भी डिफरेंस दिखाना है या पता होना चाहिए, राइट। जैसे अभी हम वाटर को अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो वाटर के नीचे गैस से लिखते हैं, इसके अंदर वेपर्स लिखते हैं। मान लो ब्रोमीन और आयोडीन भी है आपके पास, ज्यादातर उसका जो एग्जैक्ट वर्जन होता है आप उसके आगे गैस भी हम लिख लेते हैं, लेकिन जो परफेक्टली स्पीकिंग उनको वेपर्स बोलते हैं। तो वेपर्स और गैस में क्या फर्क है आपको वो भी बताते हैं अभी। तो जैसे अभी खैर डायटॉमिक गैसेस हमारी ये हैं। फिर जैसे डायटॉमिक गैस आपकी ऐसे हो जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये 2 एटम से बनी हुई है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी जैसे NO गैस है तो ये 2 एटम से बनी है। फिर पॉलीएटॉमिक गैसेस होती है जो मल्टीपल एटम से बनती है, मोर देन 2, ठीक है। तो वो जैसे आपके पास CO2 गैस है, SO2 गैस है, SO3 गैस है, ठीक है, NH3 गैस है, PH3 गैस है, इस तरह से, राइट। तो आपके पास इस तरह की ये जो गैसेस है इनको हम पॉलीएटॉमिक कह देते हैं। फिर जैसे और भी 1-2 गैसेस ले सकते हो आप, जैसे N2O गैस है, ठीक है, NO2 गैस है, इस तरह से, ठीक है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से जितनी भी आपकी गैसेस है। तो ये सारी हमारी पॉलीएटॉमिक गैसेस में आती हैं। तो हमारी गैसेस 3 तरह की होती है, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। जैसे एक बड़ी फेमस आपने और गैस सुनी होगी, O3 गैस, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास रहती है। तो ये हमारे पास जैसे गैसेस है। अब एक साथ साथ पहले आप डिफरेंस देख लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स अलग अलग है। गैस और वेपर्स में क्या फर्क होता है? हम ना रूम टेम्परेचर का ऐसा कॉन्सेप्ट देखते हैं, रूम टेम्परेचर। अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर जैसे वाटर है आपके पास, एक तो वाटर लिख दिया तो वेपर्स लिख दिया हमने। अब यही चीज हमने हीलियम लिखा तो गैस लिखा हमने। ये आगे हमारा एक चैप्टर होता है गैसियस स्टेट, ये केमिस्ट्री का आपका 5th यूनिट आगे जाकर के, उसके अंदर गैसेस का आपका बहुत ज्यादा ब्रॉड में आएगा। अभी आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स सीखोगे। तो गैसेस स्टेट में वहां जाके देखोगे जो हमारे वेपर्स होते हैं ना, इनको हम रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई कर सकते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट रहता है, लिक्विफाई, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन नो, अगर आपके पास ये है तो आप रूम टेम्परेचर के ऊपर इनको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो रूम टेम्परेचर पे ये गैसेस होती हैं। इनको हम ऑलमोस्ट आप ये ऐसे भी कह सकते हो लाइक परमानेंट टाइप की गैसेस। स्टार्टिंग में इनको परमानेंट गैसेस का नाम भी दिया जाता था। इनको तो कई गैसेस ऐसी होती हैं जिनको लिक्विफाई कर ही नहीं सकते हम, ठीक है। तो कुछ को हम लिक्विफाई कर सकते हैं कूलिंग पे, गैसेस को कूलिंग पे लिक्विफाई किया जाता है, ठीक है। तो वेपर्स और गैस में क्या फर्क होता है? लाइक वाटर अगर है तो आप इसका अगर वैसे आप रूम टेम्परेचर देख लो, रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। तो आप माइंड में ये रख के करते हो 25 डिग्री पे क्या है। अब वाटर को देखते हो तो 25 डिग्री के ऊपर वाटर क्या है? लिक्विड। तो
तो अब अगर आपके पास वाटर का गैस की फॉर्म में है तो आप उसको वाटर का वेपर्स नाम डिक्लेयर करते हो, तो फिर गैस डिक्लेयर नहीं करते। अब मान लो आपके पास हीलियम है, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या है, इसकी फिजिकल स्टेट गैस है। तो ये जितनी भी हमारे पास है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, ठीक है, फिर N2O, NO2, O3, CO2, SO2, SO3, NH3, PH3, या इसके अलावा भी। अब मान लो मैं PCl5 लिख लेता हूं, तो PCl5 को जनरली हम वेपर्स बोलते हैं ऐसे, ठीक है। NO2 को अगर आप लिखते हो, सॉरी N2O4 को लिखते हो, N2O5 को लिखते हो, इस तरह के लिक्विड या सॉलिड्स होते हैं, तो इनके लिए हम वेपर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे अब N2O5 को आप गैसेस स्टेट में ले आते हो तो उसको वेपर फॉर्म में बोलते हैं, ओरिजिनली ये सॉलिड है, तो रूम टेम्परेचर पे तो ये क्या है, सॉलिड है। ऐसे आप N2O3 ले लेते हो तो सॉरी N2O4 ले लेते हो, तो N2O4 रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। लेकिन अगर मैं इसको वेपराइज कर देता हूं, हीट देकर के हम वेपराइज कर सकते हैं, गैसेस स्टेट में ले जा सकते हैं, तो वहां पर हम इनको परफेक्टली स्पीकिंग जो है वो वेपर्स रीड करते हैं, गैस रीड नहीं करते। तो ये तो बेसिक है, गैस और वेपर्स में डिफरेंस होता है। अदरवाइज आपका पास वेपर्स भी और गैस भी मेजरमेंट में दोनों सेम कंसेप्ट है। चाहे आप वाटर वेपर्स भी लेते हो तो वाटर वेपर्स का मेजरमेंट वही चीज है हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस के टर्म्स में, ठीक है। एक इसमें बात छोटी सी और समझने की है, वो क्या है, जैसे आपके पास वाटर है, अब ये पहले ही आपको ध्यान रखना है, वाटर आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, राइट, ठीक है, और एक वाटर आपके पास वेपर फॉर्म में है, वाटर वेपर्स फॉर्म में है, या कभी कभी आप गैस भी उसकी तरह यूज कर सकते हो, कभी कभी गैस भी लिखा होता है उसके नीचे, ठीक है। तो इसकी और इसकी मेजरमेंट में एक मोल में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। जैसे आपको बताया गया था 1 मोल ऑफ कोई भी गैस हो आपके पास, 1 मोल ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू हाउ मच, 22.4 लीटर एट STP। अभी उसको हम डिटेल में खोल रहे हैं, आज इसी का डिटेल हम पढ़ेंगे। तो 1 मोल ऑफ कोई भी गैस है हमारे पास, एनी गैस, तो 22.4 लीटर STP है, जिसका भी डिटेल्स खोलेंगे। अब वाटर लिक्विड अगर है ना, तो इसका 1 मोल अगर आप स्टडी करते हो तो ये 18 ml के बराबर है या 18 ग्राम के बराबर है। एक्चुअली वाटर की डेंसिटी जो होती है वो 1 होती है, तो इसका मास और वॉल्यूम बराबर होता है, राइट। तो वाटर लिक्विड है तो ऐसे, लेकिन वाटर वेपर्स और गैस है तो इसका 1 मोल आप ऐसे रीड कर सकते हो, 22.4 लीटर्स, राइट। अब इसके लिए आप 22.4 लीटर गैसेस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते वाटर लिक्विड की फॉर्म में। तो वाटर लिक्विड है तो आप मोल नंबर और मास तो यूज कर सकते हो, गैस वाला 22.4 लीटर यूज नहीं कर सकते। गैस वाला तभी यूज करोगे जब गैस है या आपके पास वेपर्स है, तब इसको हम ऐसे रीड करते हैं 22.4 लीटर, जिसको भी हम डिटेल में खेल ओपन कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास गैस का वॉल्यूम पे वापस आते हैं हम, ठीक है। तो व्हाट इज अ 1 मोल ऑफ गैस, तो 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, एनी इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट STP। अब वो गैस कोई भी है, इससे आपको मतलब नहीं है मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, इन टर्म्स ऑफ गैस वॉल्यूम, नॉट द नंबर, नॉट द मास। नंबर और मास में उनका अलग अलग कंसेप्ट हो जाएगा, वो बाद में अभी बिल्ड दोबारा भी करते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस हर एक का 22.4 लीटर है, चाहे इसमें हमारे पास कोई भी गैस हो। तो हीलियम का 1 मोल हो, आर्गन का 1 मोल हो, H2 का 1 मोल हो, CO का 1 मोल हो, SO2 का 1 मोल हो, NO2 का 1 मोल हो, अमोनिया का हमारे पास 1 मोल हो, इन सभी का हमारे पास, ये कहां से आया अब इसको बाद में हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इन सभी का हमारे पास 1 मोल जो होता है वो कितना हो जाता है, 22.4 लीटर एट STP। STP पीछे आपको कंडीशन बताई गई थी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। जो इसमें हमारे पास टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन, जिसको हम बोलते हैं, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार, ठीक है। आजकल तो ज्यादा 1 बार लेते हैं, बाकी 1 एटमॉस्फेयर, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, वो भी आगे हम करेंगे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको भी कंप्लीट डिटेल खोल रहा हूं मैं इसकी। तो 22.4 लीटर, तो पहले तो आपको ये समझना है, अगर आप Cl2 लेते हो तो इसका भी 22.4 लीटर है STP पे 1 मोल में, राइट। अगर आप आर्गन गैस लेते हो तो 1 मोल में कितना है, 22.4 लीटर्स, ठीक है। आप SO2 गैस लेते हो तो कितना है, 22.4 लीटर एट STP। अगर आप अमोनिया लेते हो तो कितना है, 1 मोल का
22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, तो इससे ना आगे एक लॉ भी बना हुआ है, वो वैसे नेक्स्ट चैप्टर में आता है, अभी आपको बताता हूं, जिसको हम एवोगैड्रोस लॉ कहते हैं। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ क्या है? अगर आपके पास इक्वल वॉल्यूम्स हैं, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वेरियस गैसेस, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशंस, अंडर सिमिलर कंडीशंस of temperature and pressure, they contain equal number of molecules, equal number of moles or molecules, not the atoms। ठीक है, तो जैसे आप इनमें से किसी भी गैस को देखो तो उसका नंबर में क्या रहेगा? 6.022 10⁻23। एटम नहीं, क्योंकि इसमें एक एटम है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, वो आगे मल्टीप्लाई हो जाते हैं, किसी में 4 हैं, ऐसे SO3 में आपके 4 हो जाते हैं, तो वो आगे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बराबर वॉल्यूम ऑफ गैस है, 1 लीटर गैस, 1 लीटर गैस, 1 लीटर गैस, 1 लीटर आर्गन, 1 लीटर क्लोरीन, 1 लीटर SO2, 1 लीटर अमोनिया, तो इनके अंदर आपके पास हमेशा नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहते हैं। अगर आपने 22.4 लीटर ले लिया किसी भी गैस का एसटीपी पे, तो हर गैस का वॉल्यूम कितना रहता है इस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पे? 22.4 लीटर। इससे आपको ये बड़ी बात ध्यान रखनी है, इसमें गैस के ऊपर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो उसके मोल्स भी बराबर होते हैं, उसके मॉलिक्यूल भी बराबर होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स उनके अलग होते हैं, उनका मास अलग होता है, ठीक है, जिसका अभी हम डिटेल खोलेंगे। अब गैस के बारे में आपको एक थोड़ा सा यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रखना, फिर यूनिट्स पे चलते हैं और फिर उसका देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। पहले इसके यूनिट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, जिसको आप गैसियस मेजरमेंट्स रीड कर लेते हो गैस के बारे में। अब गैसेस मेजरमेंट्स आपको रीड करनी है, ठीक है, तो आपके पास जैसे अभी हमने लिखा 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। अभी इसकी डिटेल में हम आएंगे आगे। तो 1 मोल ऑफ गैस जब आपका 22.4 लीटर है, तो आपको पहले ऐसे देखना है, हमारे पास ना यूनिट होती है पहले तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इज लाइक, घर पे हमारे जो टैंक होता है, वाटर टैंक, सिंटेक्स का जैसे टैंक होता है ना, तो ज्यादा 1000 लीटर का होता है, तो 1 मीटर क्यूब काफी बड़ी यूनिट है, इसको हम कहते हैं 1000 लीटर्स। तो 1 मीटर क्यूब कितना? 1000 लीटर्स, ठीक है। अच्छा, 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब एक ही बराबर होता है, तो इसको आप 1000 डेसीमीटर क्यूब भी कह सकते हो ऐसे। तो 1 लीटर कितने बराबर है? 1 डेसीमीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब लिखा हुआ है, लीटर लिखा हुआ है, एक ही बराबर है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर है, ठीक है। फिर आगे 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब ये आगे स्प्लिट हो जाता है, जैसे पहले 1 मीटर क्यूब किया 1 लीटर, ये आगे फिर 1000 ml, ठीक है, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं 1 मीटर क्यूब करूं तो 1000 लीटर, 1000 डेसीमीटर क्यूब, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10⁶ ml और सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्यादा आपकी ये 3 यूनिट्स होती हैं वॉल्यूम मेजरमेंट्स की, 1 मीटर क्यूब, 1000 लीटर्स, ठीक है, और फिर आपका पास 1 लीटर जिसको हम डेसीमीटर क्यूब भी कहते हैं, और 1 लीटर या डेसीमीटर क्यूब आगे किसके बराबर होता है? 1000 ml या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 का रिलेशन है, तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर हो जाता है, या 1000 डेसीमीटर क्यूब, वो आगे ml या सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 × 1000, मतलब 10⁶, ठीक है। एक तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद यूनिट के बारे, ये तो था यूनिट, पहले आपको मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, लीटर ऐसे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास हम बात करते हैं एक इक्वेशन की, जिसको हम आइडियल गैस इक्वेशन रीड करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, हालांकि ये हमारे थोड़ा सा आगे जाकर के आती है, बट आपको इस चैप्टर में भी ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी याद रख लेना, कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ इसका डिटेल आगे आएगा। ये ना गैस की एक इक्वेशन होती है, इसको रीड करते हैं PV = nRT ऐसे, ठीक है। PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन इसको बोलते हैं, P × V = nRT, ठीक है। तो ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन होती है,
PV इज इक्वल टू nRT, मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब इसके अंदर जो P है ना वो तो है प्रेशर ऑफ गैस, डिटेल इसका आगे आएगा। V इसका है वॉल्यूम ऑफ गैस, राइट। जो N इसका है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। जो R है इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जो T होता है उसको टेम्परेचर रीड करते हैं, टेम्परेचर। तो ये गैस की कंडीशंस है हमारे पास, P प्रेशर ऑफ गैस, V वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। आपके पास N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट उसकी वैल्यू होती है, T टेम्परेचर, ठीक है। अब इससे इसका डेरिवेशन वगैरह आगे फ्यूचर में होगा, अभी आप इसको याद रख लेना। तो अगर आपको अब यहां पर जैसे अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस को अगर आपको रीड करना है तो आप ऐसे लगा सकते हो nRT/P, ठीक है। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, nRT/P। वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम जो होता है ना उसके नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर और प्रेशर से रिलेट होता है, R उसमें कांस्टेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स लोगे उतना गैस का वॉल्यूम ज्यादा है। टेम्परेचर से इसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी होता है, जितना आप गैस को हीट करोगे उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। प्रेशर से इसका इन्वर्स रिलेशन है, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो तीन चीजों से इसका रिलेशन है, एक R कांस्टेंट है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स से तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, T से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, P से इसका इनवर्स रिलेशन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो अलग से, वॉल्यूम इज आगे फ्यूचर में ये काम आता है, NT के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये ऐसे भी है, जिसको हम फ्यूचर में लॉज बोलते हैं, इसको बॉयल्स लॉ बोलते हैं, इसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज लाइक बॉयल्स लॉ, फ्यूचर में आएगा ये, इसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं जब भी सिर्फ टेम्परेचर उसमें यूज होता है, चार्ल्स लॉ। जो N होता है इसको एवोगाड्रो लॉ से भी रीड कर लेते हैं, एवोगाड्रो जो अब ये बताया, ठीक है। तो उसको मैंने मिला दिया। तो ये हमारे फ्यूचर के लॉज भी हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस nRT/P होता है। अभी आपको थोड़ा सा बस 22.4 लीटर दिखा रहा हूं। अब मान लो आपने 1 मोल गैस ले लिया, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ये R की हमारी यूनिट होती है, जिसको हम फ्यूचर में समझेंगे भी, ठीक है। अब टेम्परेचर जो आपका है वो है आपका 273 केल्विन, जब हम लेते हैं एसटीपी कंडीशन के ऊपर। अभी उस टेम्परेचर को चेंज भी देखेंगे, प्रेशर को भी चेंज देखेंगे, ठीक है। जो प्रेशर है अभी वो हम 1 एटमॉस्फेयर ऐसे ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होती है 0.1 दिस वन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें ना तो आपके पास ऐसे आ जाता है 8.21, मैंने 2 डिजिट ऐसे कर लिया, इंटू 2.73, आप ऐसे करके कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू नियरली में 22.4 लीटर्स होती है, 22.38 समथिंग होती है। तो आप उसको राउंड फिगर में 22.4 लीटर यूज कर लेते हो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मोल का nRT/P से दिया जाता है। N को हम 1 रख देते हैं, R की वैल्यू अभी ऐसे रखनी है, फ्यूचर में इसकी समझ में आ जाएगा, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर जो है आपको क्या रखना है, 273। तो आपने अभी देखा ही था, वॉल्यूम ऑफ गैस हमें क्या करना होता है, टेम्परेचर 273 केल्विन, जिसको हम एसटीपी कंडीशंस कहते हैं, और जो आपका प्रेशर होता है वो आप लगाते हो 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर ऐसे, ठीक है। R की वैल्यू आपको ध्यान रख लेनी है, 1 मोल लेना है, N हमारा 1 मोल है। R की वैल्यू बस अभी आपको याद रखनी है, 0.0821 होती है इन द यूनिट ऑफ लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, राइट। R को वैसे हम ऐसे लिख लेते हैं PV/NT, अगर आपको उसकी यूनिट देखनी हो, ठीक है। तो लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल ऐसे लेते हैं हम, ये जिसके डिटेल आगे भी आएगी। तो ये होता है 22.4 लीटर। यही अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ गैस इज nRT/P, जैसे हमने यहां किया nRT/P, ठीक है। अब वही 1 मोल ऑफ गैस आप ले लो, अब इसको बार में लेना तो ये होता है 0.083, ठीक है, इंटू टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, नहीं तो 1 एटमॉस्फेयर की जगह 1 बार रख लेते हैं, ठीक है। 1 एटमॉस्फेयर जो है ना ये 1.01325 बार होता है, 1 बार जो होता है वो 0.987 एटमॉस्फेयर होता है। बात थोड़ा सा कम एटमॉस्फेयर से है,
ये एटमॉस्फेयर बाहर से थोड़ा सा ज्यादा है कह लो, ठीक है। फिर जैसे आप ये जानते भी होते हो, एक एटमॉस्फेयर जो होता है वो 101